it. Okay, so today we are going to start Jacobean and Caroline age. We just covered Elizabethan age. अब ये जो जेकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड है, एक तो इसको वैसे ब्रॉडर लेवल पे प्यूरिटन एज भी कहते हैं या एज ऑफ मिल्टन भी। कुछ क्रिटिक्स इसे डिसएग्री भी करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम मेन प्यूरिटन एज देखें तो वो 1649 से स्टार्ट होती है, 1649 टू 1660। इसलिए इसको हम दोनों तरह से ले सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट वाली है जेकोबियन एज, जेकोबियन पीरियड है, ये किंग जेम्स फर्स्ट थे जिन्होंने रूल किया था। Excuse me, just a minute. There are still some members who are saying that they are unable to join. Okay. किंग जेम्स फर्स्ट थे जो कि एलिजबेथन क्वीन एलिजबेथ की 1603 में डेथ हुई थी। अब क्वीन एलिजबेथ की डेथ के बाद अगर हम यहाँ पे ये मैप देखें तो हेनरी 7 के बाद देयर इज हेनरी 8। हेनरी 7 के दो बेटे थे, एक तो हेनरी 8 था जो कि ट्यूडोर डायनेस्टी में से आ जाते थे। इसके बाद एक हमारे पास स्टीवर्ट डायनेस्टी में से थे, उनकी बेटी हेनरी 7 की मार्गरेट ट्यूटर। अब हेनरी 8 के बाद हम इनका बेटा थोड़ी देर के लिए हुकूमत पे आया, इसके बाद फिर क्वीन मैरी थी और इसके बाद क्वीन एलिजबेथ दी फर्स्ट। अब क्वीन एलिजबेथ के कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि शी वाज अ वर्जिन क्वीन। तो इसके बाद ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि हु विल एक्चुअली सिट ऑन द क्राउन, कि थ्रोन पे कौन बैठेगा, नया जो हमारा किंग है या क्वीन है वो कौन होगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम बैक पे जाएं तो हेनरी 7 के दो बच्चे हैं ना, हेनरी 8 और मार्गरेट ट्यूटर। तो अब ये जो मार्गरेट ट्यूटर की जो औलाद हैं, इनमें से हम जो बच्चे हैं इनमें से हम किसी को बना देते हैं। अब इनके दो बच्चे थे, जेम्स 5 और मैरी 1। अब मैरी फर्स्ट और एलिजबेथ फर्स्ट में आपस में इस बात को लेके इख्तलाफात रहते थे थ्रोन को लेके, बिकॉज मैरी फर्स्ट ऑल्सो वांट टू टेक थ्रोन, और इसकी वजह से एलिजबेथ फर्स्ट ने क्वीन मैरी फर्स्ट का कत्ल भी करवा दिया था, मर्डर भी करवा दिया था। अब इनके बाद जो मार्गरेट ट्यूटर के जेम्स 5 जो इनका एक बेटा था, उनसे जेम्स 6 थे जो कि स्कॉटलैंड में हुक्मरानी कर रहे थे। अब जेम्स 6 बस इनके जो रॉयल खानदान में मोस्ट सूटेबल बंदा था जो कि किंग बन सकता था। और इस टाइम ये स्कॉटलैंड के हवाले से जेम्स 6 थे और इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि इंग्लैंड में पहला जेम्स बंदा था जिसने हुकूमत करनी थी, तो इंग्लैंड में इन्हें जेम्स फर्स्ट और स्कॉटलैंड में इन्हें जेम्स 6 कहा जाता था। अब अगर हम ये एलिजबेथन एज देखें तो उसमें एलिजबेथ से एलिजबेथन एज है। तो जैकोबियन पीरियड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इन लैटिन जो अगर जेम्स का अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो वो जैकोबियन बनता है, तो इससे जैकोबियन पीरियड, और इस तरह से किंग चार्ल्स फर्स्ट उनका जो नाम है लैटिन में वो कैरोलाइन बनता है, तो इससे उनका कैरोलाइन पीरियड स्टार्ट हुआ। अब जैकोबियन एज अगर हम देखें तो ये 1603 से लेकर 1625 तक है, क्योंकि उस टाइम ये स्कॉटलैंड के भी हुक्मरानी कर रहे थे, इसलिए इन्हें द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टीवर्ट किंग है इंग्लैंड के, और किंग जेम्स फर्स्ट भी रॉयल एब्सोल्यूटिज्म पे बिलीव रखते थे। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का आगाज अगर हम देखें तो कुछ हद तक हेनरी दी 8 ने किया था, इसके बाद क्वीन एलिजबेथ ने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन किंग जेम्स फर्स्ट एंड हिज सन चार्ल्स फर्स्ट वाज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। अब ये रॉयल एब्सोल्यूटिज्म क्या कहता है कि जो किंग है वो गॉड से क्लोजर है, और किंग को अख्तियार हासिल है, उसको ये राइट हासिल है कि वो जैसे चाहे हुक्मरानी करे, जैसे चाहे अपने डिसीजंस ले, ही इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन। और रॉयल्टी को, किंग को पूछने का, उससे बाजगश्त करने का हथियार किसी के पास भी नहीं है। ये भी क्वीन एलिजबेथ की तरह ही वाज अ प्रोटेस्टेंट टू, और इन्होंने जॉन विक्लिफ की और जो दूसरी बाइबल्स थी उनको इकट्ठा करके एक ट्रांसलेशन की, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, जिसको किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और ये बहुत एक ऑथराइज्ड वेरिएंट था बाइबल का जो इन्होंने 1611 में पब्लिश करवाया। इसके अलावा गन पाउडर ट्रीजन है। गन पाउडर ट्रीजन के हवाले से बात हम जब हम मैकबेथ पढ़ रहे थे शेक्सपियर का, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्वीन एलिजबेथ के बाद किंग जेम्स फर्स्ट भी प्रोटेस्टेंट निकले।
तो जो कैथोलिस्ट की ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि किंग जेम्स एटलीस्ट वो तो कैथोलिक होंगे और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जब क्वीन एलिजाबेथ हुक्मरानी कर रही थी, जब वो रूल पे थी, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब ये एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या कहता है? एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये कहता है कि हर बंदा, चाहे वो दिल से कैथोलिक है जो भी है, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म नेशनल रिलीजन ऑफ इंग्लैंड है, इसलिए हर बंदा प्रोटेस्टेंट चर्च में अपनी सर्विस लाजमी देगा, और जो भी बंदा इसको रिबेल करेगा, जो इससे बगावत करेगा, उसको फाइन दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरह से, is my voice not clear to all of you? It's clear, Iram. You just need to check your internet connection, please. ओके, तो अब क्वीन एलिजाबेथ ने जब एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पास किया, तो वो लोग, चाहे वो कैथोलिक्स थे, उनको फोर्स किया गया कि अगर वो प्रोटेस्टेंट चर्च में सर्विस नहीं करेंगे तो उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनके ऊपर फाइन लगाए जाएंगे। तो वो लोग जो दिल से कैथोलिक थे, उन्होंने भी अपने आप को फाइन से बचाने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि हम भी ये सर्विस दे लेते हैं। लेकिन इन देयर हार्ट दे वर क्वाइट एंग्री एट इट। अब इसके बाद जब किंग जेम्स फर्स्ट आए, उन्होंने भी क्वीन एलिजाबेथ के इन तमाम रूल्स को, इन तमाम कवानीन को बरकरार रखा, जिसकी वजह से जो कैथोलिक्स हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, एंड दे स्टार्टेड टू एक्चुअली दे स्टार्टेड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट किंग जेम्स फर्स्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह से जो पार्लियामेंट है उसको ब्लू आउट कर देते हैं, उसको धमाके से उड़ा देते हैं। और ये हमने मैकबेथ वाले सारे में डिस्कस कर लिया था कि ये सारा का सारा प्लॉट रॉबर्ट गेट्सबाई ने किया था, और इसका पर्पस यही था कि किंग जेम्स फर्स्ट, उनका सन, और इनकी जो क्वीन है, किंग जेम्स फर्स्ट की वाइफ है, इन सबको मार दिया जाए। तो उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है उसको गन पाउडर से भर दिया था। और 5 नवंबर 1605 को जब जो जासूस हैं, स्पाई हैं किंग के, उन्होंने जब तलाशी ली वेस्टमिनिस्टर पैलेस की, तो वहां पे उन्हें बेतहाशा बारूद और गन पाउडर मिला। और उनमें से जो मेन बंदा था, डेट वाज गाय फॉक्स। ये जो गाय फॉक्स है, उसको जब पकड़ लिया गया तो उसने सारे बंदों के नाम बता दिए, और इसीलिए हमने देखा कि नवंबर द 5th को इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ओवरऑल इन द वर्ल्ड नाउ बोनफायर नाइट्स भी मनाई जाती हैं, इस वाक़े को सेलिब्रेट करने के लिए कि किंग बच गया था। और उन्होंने सारा का सारा जो प्लान है उसको, उनका जो कैथोलिक्स का प्लान था हुकूमत उल्टने का, हुकूमत का तख्ता उल्टने का, वो सारा का सारा नाकाम हो गया। इसके अलावा जेम्स फर्स्ट का जो दौर है ये बहुत स्मूथ था टू सम एक्सटेंट एज कंपेयर टू किंग चार्ल्स फर्स्ट। ये जो किंग चार्ल्स फर्स्ट है, ये जेम्स फर्स्ट के बेटे थे, और किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद ही केम टू थ्रोन टू फ्रॉम 1625 टू 1649। अब ये जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं, ही वाज द सेकंड सन किंग जेम्स फर्स्ट के और एन ऑफ डेनमार्क के। अब ये जो किंग चार्ल्स हैं, ही वाज क्वाइट स्नोबिश टू इन दिस सेंस कि किंग जेम्स फर्स्ट का हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का, ठीक है। अब रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के अकॉर्डिंग किंग जेम्स यही कहते थे ना कि जो किंग है इसको पूछने का इख्तियार किसी को भी नहीं है, किंग हैज द सुप्रीम पावर। अब जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं, ही स्ट्रांगली बिलीव्ड ऑन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, और इसकी वजह से इनकी और पार्लियामेंट की बिल्कुल आपस में नहीं बनती थी। पार्लियामेंट को राउंड हेड्स भी कहते थे, जिसकी अब जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं, वो इस हद तक ये रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के पे बिलीव रखते थे कि वो पार्लियामेंट से किसी भी मामले में राय भी लेना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये जो कैरोलिन एज है इसके अंदर ज़्यादातर सिविल वॉर्स का इरा भी हमें देखने को मिलता है। और प्रोमिनेंट जो सिविल वॉर अपनी पीक पे थी, डेट वाज ऑन 1642 टू 1651। अब ये जो कैरोलिन एज है इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए थे, सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गए थे, टेंशंस काफ़ी हद तक बढ़ गई थी किंग के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान। किंग चार्ल्स फर्स्ट पार्लियामेंट से बहुत हद तक नफरत करना शुरू हो गए थे, क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट नहीं चाहते थे कि वो कोई भी काम करते हुए किसी से सुजेशन तक लें या किसी को जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी हो उनकी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में और किंग चार्ल्स फर्स्ट में टेंशंस बढ़ती गईं। अब किंग चार्ल्स फर्स्ट ने मज़ीद कुछ अहमकाना फैसले किए, कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए जो कि सिविल वॉर की तरफ ले गए।
अब पहला जो उनका रॉन्ग डिसीजन था वो ये था कि उन्होंने एक कैथोलिक प्रिंसेस से शादी कर ली थी। इस टाइम अगर हम देखें तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद से प्रोटेस्टेंटिज्म काफी हद तक फ्लरिश कर रहा है इन इंग्लैंड। इवन इन क्वीन एलिजाबेथन इरा प्रोटेस्टेंटिज्म बिकेम द नेशनल रिलीजन ऑफ इंग्लैंड, और इस बात को किंग जेम्स फर्स्ट ने भी स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन है और खासतौर पर जो नोबिलिटी के लोग हैं वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट ही थे। अब एन उस दौर में जब एक जो रिलीजन, एक जो सेक्ट है वो अपनी पीक पे जा रहा हो, किंग चार्ल्स फर्स्ट ने कैथोलिक प्रिंसेस के साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन जो कि प्रोटेस्टेंट से मुश्तमिल थी उन्हें किंग चार्ल्स फर्स्ट पे एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया कि शायद वो कैथोलिसिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दें। इसके अलावा किंग चार्ल्स फर्स्ट ने काफ़ी हद तक ये खजाने से भी हेरा फेरी की थी, और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे भारी टैक्सेस भी लगा दिए, पार्लियामेंट से पूछे बगैर, पार्लियामेंट की मर्जी लिए बगैर। इसके अलावा उन्होंने जो हेरा फेरी की थी इसकी वजह से उन्होंने बहुत से लोगों को ब्राइब भी किया और अपर क्लास पे भी काफ़ी सारे फाइन्स लगा दिए। और ओवरऑल इनका जो पूरा रूल है, पूरी जो इनकी रिजीम है, ये काफ़ी हद तक टायरेनिक रही थी, क्योंकि किसी भी मामले में किसी से पूछे बगैर जो वो डिसीजंस लिया करते थे, फाइन्स लगाना, हर किसी के साथ पंगे लेना, इससे टेंशन्स बेतहाशा बढ़ गई थी। इनके कुछ इश्यूज स्कॉटलैंड, बिकॉज ही हैड मेजर मेजर ईगो इश्यूज, तो इनके इन ईगो इश्यूज की वजह से इनका स्कॉटलैंड के साथ भी पंगा हो गया। अब स्कॉटलैंड के खिलाफ ये वॉर करना चाह रहे थे, इसके लिए उन्हें पैसे रिक्वायर्ड थे। अब पार्लियामेंट ने कहा कि हमने आपको पैसे तभी देने हैं खजाने में से जब आप हमारी कुछ बातें मानेंगे। अब जब पार्लियामेंट ने अपनी कंडीशंस इनके सामने रखी तो पार्लियामेंट के अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट की जो हेटेड है वो मजीद बढ़ती गई, विच अल्टीमेटली लेड टू अ सिविल वॉर। अब इवन इन 1642 में किंग चार्ल्स फर्स्ट अपने ही पार्लियामेंट के खिलाफ फौज लेके आगे, कुछ सिपाही लेके अपने आगे। अब जो पार्लियामेंट में ज्यादातर नोबिलिटी के ज्यादातर लोग पार्लियामेंट के अंदर थे। अब नोबिलिटी भी वो जिनका पब्लिक के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है। तो जो कॉमन पीपल थे इंग्लैंड के, उन्होंने इस बात का डिसाइड किया कि वो किंग के हर फैसले को नहीं मानेंगे, हर गलत बात को नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल एक सिविल वॉर बाकायदा फैलना शुरू हो गई इंग्लैंड में। किंग चार्ल्स फर्स्ट को भागना पड़ा इंग्लैंड से, और इसके बाद उन्होंने एक आर्मी जमा की ताकि वो पार्लियामेंट के साथ फाइट कर सकें। अब जो प्यूरिटन्स हैं ये उस जमाने में काफ़ी हद तक फैल गए हुए थे। अब एट फर्स्ट तो प्यूरिटन सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो कि कहते थे कि चर्च में मज़ीद आप चेंजेस लेकर आएँ, आप अपनी वर्शिप को मज़ीद प्योरीफाई करें। और जो प्यूरिटन का मतलब प्योरीफिकेशन से निकला ना, कि अगर हमारे रिलीजन में कुछ बुरी बातें आ गई हैं, लाइक हमारे रिलीजन में पहले तो नहीं थी लेकिन पब्लिक की वजह से there are some a lot of bad things which have also become a part of a religion, then we need to purify it from all these things. पहले तो ये सिर्फ रिलीजन को या चर्च को रेक्टिफाई करने के लिए प्यूरिटनिज्म स्टार्ट हुई, लेकिन इसके बाद ये जो मूवमेंट है इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को उनके खिलाफ जाना शुरू कर दिया। अब बहुत से जो क्लर्जी मैन है वो भी इसके खिलाफ जा रहे थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के। तो क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट इस मूवमेंट को, प्यूरिटनिज्म को पसंद नहीं करते थे, तो प्यूरिटन्स ने भी इनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जॉन मिल्टन भी एक प्यूरिटन थे, उन्होंने भी किंग चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ बहुत से पम्फलेट्स लिखे। ओवरऑल ये जो प्यूरिटन्स की मूवमेंट है इसको ओलिवर क्रॉमवेल आगे लेकर आए थे। ओलिवर क्रॉमवेल ने ये जो मूवमेंट है वो चलाई किंग के खिलाफ, और अल्टीमेटली जो ओलिवर क्रॉमवेल है इन्होंने पार्लियामेंट को अपने साथ मिलाया। पार्लियामेंट्स को हम लोग राउंड हेड्स कहते थे। अब पार्लियामेंट का और इनका आपस में फाइट चली, और इसके बाद किंग चार्ल्स फर्स्ट को डिफीट हो गया और शिकस्त हो गई इन्हें, और इन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और ये पहले किंग थे जिनका इस तरह के साथ इनका सलूक हुआ था जिनके साथ। अब इस एज के अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें साइंस की जो स्पिरिट है वो काफ़ी हद तक पॉपुलराइज हुई थी, क्योंकि इसमें न्यूटन, बेकन, डिकार्टिस इस तरह के बंदे थे जिन्होंने साइंटिफिक माइंड को, साइंटिफिक डिस्कवरीज को काफ़ी हद तक प्रमोट किया। और इसके अलावा क्रिटिसिज्म की ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे पहले इतना काम इसमें नहीं हुआ था, इधर उस हवाले से इसमें भी काम हुआ। बायोग्राफी में इससे पहले काम नहीं हुआ था प्रीवियस एजेस में, तो आर्ट ऑफ बायोग्राफी काफ़ी हद तक फ्लरिश हुआ इन दिस एज। इसके अलावा इसके अंदर प्यूरिटनिज्म की मूवमेंट काफ़ी चली थी, जिस तरह से रिनेसा वाज द रीबर्थ ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल माइंड्स, और इसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ था रिनेसा में।
तो प्यूरिटनिज्म में रिवाइवल हुआ था मॉरल नेचर का, जिसमें मोरालिटी पे काफ़ी हद तक एम्फेसिस किया गया था। प्यूरिटन मूवमेंट लोगों की लिबर्टी के लिए उसने स्टैंड किया कि लोग फ्री हों, ऑनेस्ट हों। और इसमें जो नेक्स्ट है प्यूरिटन पोइट्री, तो प्यूरिटन पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल और कैवलरी पोइट्स। स्कूल ऑफ स्पेंसर में वो लोग थे जो कि स्पेंसर को फॉलो किया करते थे। स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी थी, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन स्पेंसरियन स्टैंजा को, स्पेंसरियन राइम स्कीम को, स्पेंसरियन थीम्स को फॉलो करने वाले लोग द स्कूल ऑफ स्पेंसर में आते थे। अब इनमें फिनियस फ्लेचर और गाइल्स फ्लेचर ये 2 बंदे हैं, दोनों ही प्रीस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इन्होंने काफ़ी सारी स्पेंसरियन पेस्टोरल्स को, रोमांसिस को, एलिग्रीज को प्रमोट किया। अब इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है डेट इज द पर्पल आइलैंड, क्योंकि ये दोनों प्रीस्ट थे तो काफ़ी हद तक इनकी थीम्स रिलीजियस भी थी। And there is another poem, Giles Fletcher की, that is Christ Victory and the Triumph in Heaven and Earth, जो कि इन दोनों की एक एक इम्पोर्टेंट पोएम है। ये आपने इसको याद रखना है, क्योंकि अक्सर पीपीएससी में मुझे याद है जिन पोइट्स को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे उनका ही कोई ना कोई वर्क देके उन्होंने लास्ट टाइम हमसे भी पूछा था कि ये किसने लिखा हुआ है। सो दैट्स द रीजन दैट यू एक्चुअली हैव टू memorize and cram these some of the important works of these poets. अब इसमें विलियम ब्राउन भी है। ब्राउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स। इसके अलावा जॉर्ज बीदर है जिनका शेफर्ड्स हंटिंग है। ड्रमंड है जो कि स्कॉटिश पोइट थे, इनका टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलिडस जो कि एक एलिजी है, वो इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अलावा जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ना, ये काफ़ी हद तक फेमस हुए थे। मेटाफिजिकल जो पोइट्री है इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो ये इंटेलेक्चुअल पोइट्री थी जिसके अंदर कंसीट्स बेतहाशा इस्तेमाल हुआ करती थी, एग्जैजुरेशन थी, इसमें क्विबलिंग्स थी, और इसके अलावा जो डिस्प्ले ऑफ लर्निंग है, ये बताते थे कि हम कितने लर्नड मैन हैं। इनको जो कुछ आता था वो पोइट्री में डिस्प्ले करना, बताना ये अपना फ़र्ज समझते थे। और इसके अलावा फार फेस्ट, सिमिलीज, मेटाफर्स, ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोइट्री के करेक्टरिस्टिक्स थे। अगर ये देखें तो डॉक्टर जॉनसन ने इनको लाइव्स ऑफ द पोइट्स, मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, उसमें जो अब्राहम काउली का चैप्टर था उसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स का नाम दिया उन्हें। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड physical means like the physical world, so something which is beyond the physical world, it actually refers to metaphysical poet। तो डॉक्टर जॉनसन ने उन्हें ये टाइटल इसलिए दिया था उनकी फार फेस्ट सिमिलीज की वजह से। कैसे लगता था दैट ऑल दी सिमिलीज आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लेमैन। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं वो जॉन डन, हैरिक, टॉमस क्रू, रिचर्ड क्रैशे, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट और लॉर्ड हर्बर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन तो ऑब्वियसली हमारे जॉन डन है, जिन्हें मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है, किंग ऑफ विट है ये, क्योंकि जितनी को मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल कंसीट्स इन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किए हैं, बाकी किसी पोइट ने इतनी यूज़ नहीं की। जॉन डन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन से है वो जॉर्ज हर्बर्ट है। रॉबर्ट है नेक्स्ट, हम थोड़ा थोड़ा बस इनका हमने देखना है। रॉबर्ट हैरिक जोन से इन्होंने रिलीजियस वर्सेस भी लिखी थी, लव वर्सेस भी लिखी थी। नेक्स्ट टॉमस क्रू है हमारे पास, एक तो ये फाइनेस्ट लिरिक राइटर थे अपनी एज के, और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है डेट इज हिज परसुएशंस ऑफ लव। ये जो नेक्स्ट हमारे पास रिचर्ड क्रैशे, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, ये तीनों के तीनों रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट्स थे। रिचर्ड क्रैशे का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द फ्लेमिंग हार्ट है। नेक्स्ट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट आफ्टर जॉन डन। तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द टेम्पल, द कंट्री पार्सन, जैकुला प्रूडेंटम है। और ये बड़ा एक वर्सटाइल किस्म की पर्सनैलिटी थी इनके, जॉर्ज हर्बर्ट की। इन्होंने हर डिफरेंट कामों में पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, वेल राउंडेड थे ये। और इनके काफ़ी सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इनको एडमायर भी बहुत किया हुआ है। लॉर्ड हर्बर्ट जॉर्ज हर्बर्ट के भाई थे, और ये पहला बंदा था जिसने जो मीटर यूज़ किया था, जो मीटर इसने यूज़ किया था वही टेनिसन ने अपने इन मेमोरियम में यूज़ किया था। तो इसको इन्होंने जो मीटर यूज़ किया था पॉपुलर उसे टेनिसन ने बनाया था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इसके अलावा अब्राहम काउली जो कि अपनी पिंडारी कोड्स की वजह से फेमस थे। एंड्रयू मार्वल, अब ये जो एंड्रयू मार्वल है ना, ये बंदा ज़्यादातर फेमस है जॉन मिल्टन के साथ अपनी फ्रेंडशिप की वजह से। अब अभी हमने कहा कि देयर वाज कैरोलाइन एज।
कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट का आपस में क्लैश था। पार्लियामेंट को लीड किया था ओलिवर क्रॉमवेल ने। अब जो ओलिवर क्रॉमवेल है उसको मिल्टन ने बहुत सपोर्ट किया था। अब ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद उनका बेटा रिचर्ड आया इक़्तिदार पे। रिचर्ड बड़ा कोई इनकम्पिटेंट किस्म का बंदा था, तो नोबिलिटी ने सोचा कि हम दोबारा से किंग चार्ल्स की, तो चलो उसको तो एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बेटे को ले आते हैं। तो जब किंग चार्ल्स टू दोबारा आए, दोबारा किंग बने, फ्रांस चले गए थे वो भाग के पहले, फ्रांस से इंग्लैंड आए। तो जब वो आए तो उन्होंने उन तमाम बंदों को जिन्होंने इनके फादर के खिलाफ काम किया था, उनके खिलाफ इन्होंने ज़रा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। अब इसमें सख्ती मिल्टन की भी आ गई, क्योंकि मिल्टन ने सपोर्ट किया हुआ था ओलिवर क्रॉमवेल को। तो उस ज़माने में एंड्रयू मार्वेल ने मिल्टन को बहुत सपोर्ट किया था। इसके अलावा ये एक हिसाब से मिल्टन के असिस्टेंट बन गए थे। जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो काफ़ी हद तक इन्होंने सपोर्ट उन्हें किया था उनकी पोइट्री लिखने में, उनको हेल्प आउट करने में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एडमंड वॉलर है। एडमंड वॉलर वो पहला बंदा था जिसने क्लोज्ड कपलेट यूज़ किए थे, जो कि 20th सेंचुरी में बाद के ज़मानों में काफ़ी हद तक फेमस हो गए थे। अब इसमें हमारा जो जॉन डन है उनको हमने डिटेल से करना है। जी फातिमा, आप क्या कह रही हैं, कैथोलिक्स और थे और प्रोटेस्टेंट और थे? जी बिल्कुल, कैथोलिक्स और थे और प्रोटेस्टेंट्स और थे। कैथोलिक्स वो हैं जो कि चर्च को ज़रा ज़्यादा मानते हैं, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बेसिकली की थी, डिटेल लेक्चर भी किया था। और प्रोटेस्टेंट वो हैं जो कि बाइबल को सुप्रीम मानते हैं। अब जो कैथोलिक्स हैं वो बहुत उनकी एक हायरार्की को बड़ा वो सख्ती से फॉलो करते हैं कि सबसे पहले पोप हैं, इसके बाद उनके कार्डिनल्स हैं, और जो भी इसके बाद उनके मॉन्क्स वगैरह आते हैं। प्रोटेस्टेंट के नज़दीक ऐसी कोई हायरार्की मैटर नहीं करती है। और कैथोलिक्स के नज़दीक जितने भी उनकी नन होती हैं या बाकी सारे, दे कैन नॉट मैरी, जबकि प्रोटेस्टेंट के ख्याल में वो कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोटेस्टेंट कंसिडर बाइबल टू बी सुप्रीम एंड कैथोलिक्स कंसिडर चर्च टू बी सुप्रीम। और इसके अलावा प्रोटेस्टेंट एक हिसाब से, क्योंकि कैथोलिक काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर बुराइयां आ गई हुई थी, इवल उनके अंदर फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, तो एक हिसाब से उनको प्योरीफाई किया था प्रोटेस्टेंटिज्म में। और प्रोटेस्टेंटिज्म के बाद क्योंकि उनके अंदर जो इवल्स आ गई थी, उनको प्यूरिटनिज्म ने प्योरीफाई किया था। अब हम जॉन टन को नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि जस्ट 5 मिनट्स रह गए। आपने इसी लिंक के जरिए दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।